हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। नेचर विद डॉक्टर शफीक, इस नाम के प्रोग्राम में आप सबका फिर एक मरतबा इस्तकबाल है। यू आर ऑल वेलकम। आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हम बच्चों की तालीम व तरबियत एंड एजुकेशन ट्रेनिंग, बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एंड कैरियर रिलेटेड इश्यूज पे हम बात करते हैं, यानी ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो इसी सिलसिले की आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे सोशल डेवलपमेंट। हमारे पास अक्सर माँ बाप आते हैं डेली प्रैक्टिस में कि बच्चे की जो है फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, बच्चा जो है वजन बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा है, या फिर उसकी हाइट बढ़ रही नहीं बढ़ रही है, या फिर ग्रॉस डेवलपमेंट की बात होती है। मिसाल के तौर पर ग्रॉस मोटर माइलस्टोन्स हैं कि बच्चा बैठ रहा है, चल रहा है, क्रॉल कर रहा है या भाग रहा है, नहीं वक्त पे नहीं करता है, ये इसको ग्रॉस मोटर हम कहते हैं। या फिर फाइन मोटर की बात होती है कि भाई बच्चा जो है वो ठीक से चीजें पकड़ नहीं पा रहा है, पेंसिल नहीं पकड़ पा रहा है, या ठीक से नहीं लिख पा रहा है, ठीक है। या फिर पिंसर ग्रास जिसको आप कहते हैं कि थंब एंड इंडेक्स फिंगर से जो चीजें पकड़ता है बच्चा, तो ये फाइन मोटर की बातें होती हैं। या फिर बच्चे की जो है वो स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, थोड़े पेरेंट्स की ये कंसर्न होती है कि भाई हमारा बच्चा जो अभी बात करना नहीं शुरू किया है, या फिर उसको ठीक से सुनाई नहीं देता है, या फिर उसकी जो है स्पीच वेरी क्लियर नहीं है। इस तरह के कुछ पेरेंट्स के कंसर्न होते हैं, ये हम आमतौर पर एनकाउंटर करते हैं। लेकिन ये बहुत ही कम होता है कि लोग जो है बच्चे की सोशल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। तो ये एक नेग्लेक्टेड एरिया है, इसलिए इस वजह से हमने इस टॉपिक को आज सिलेक्ट किया। सोशल डेवलपमेंट क्या है, ये क्यों जरूरी है, इसको बढ़ावा देने के लिए, एनहांस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये क्या सिर्फ बच्चे की हद तक रहता है या फिर उससे बियॉन्ड भी इसका असर बाकी रहता है। ये सारी चीजें बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मदीहा अहमद। ये कोलकाता से हैं। ये बहुत ही यंग एज में बहुत कुछ अकम्प्लिश कर चुकी हैं। शी इज वेरी डायनामिक एंड एंटरप्राइजिंग पर्सनालिटी। मदीहा जो है वो एक सोशल डेवलपमेंट एक्सपर्ट होने के साथ साथ दो कंपनियों की डायरेक्टर भी हैं। इनकी दो कंपनियों में से एक कंपनी जो है वो मीडिया, कम्युनिकेशन, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट सेक्टर से डील करती है, तो दूसरी जो कंपनी है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिजिटल लिटरेसी, इंजीनियरिंग सेक्टर से डील करती है। मदीहा जो है वो एक दिल आरम नामी जो इनिशिएटिव है, जो टीचर्स को ऑनलाइन एजुकेशन लर्निंग पे एम्पावर करने के लिए, उसमें भी एज ए ट्रेनर अपनी खिदमत अंजाम देती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मदिया जो है वो एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी भी हो गई हैं ट्रेनिंग के मामले में। अमेरिकन बेस्ड मैकफेरिन सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप जो है, या फिर कनाडा का जो है स्किल्स फॉर चेंज, या फिर यूके का जो है ग्लोबल थिंकर्स फोरम, या फिर हमारे खुद हिंदुस्तान का जो है वो जॉब्स फॉर हर नामी प्रोजेक्ट्स में जो है वो एज ए ट्रेनर, मेंटर, वो अपनी खिदमत अंजाम देती हैं। मदिया जी, आपका बहुत बहुत तहे दिल से इस्तकबाल है इस प्रोग्राम में। यू आर वेलकम। शुक्रिया, थैंक यू। मदिया जी, हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो व्यूवर्स हैं, या फिर जो पेरेंट्स हैं, वो जानना चाहेंगे कि भाई आपने इतना सब जो है फॉरवर्ड बनाया, इंट्रोडक्शन बनाया, तमहीद बांधी कि भाई सोशल डेवलपमेंट ये है वो है, ये होता क्या है सोशल डेवलपमेंट? सो एक्चुअली ये शुरू हुआ था बच्चों के स्टार्टिंग पॉइंट बच्चे ही थे इस स्टोरी के जब मैं देखती थी कि बच्चों को पढ़ाते वक्त या जब भी उनके साथ या तो कोई प्रॉपर एकेडमिक टॉपिक्स होते थे या जैसे कुछ और भी अगर टॉपिक्स, फन एजुकेशनल एक्टिविटीज होती थी, हर बार बच्चे को अगर कभी फोकस नहीं रहा या कोई चीज अगर आप मोटिवेट करते भी हैं एज एन अडल्ट बच्चे को, तो उसको कहीं ना कहीं दो डर रहता है। स्कूल में टीचर का क्या व्यू है उस चीज के बारे में और उसको अफेक्ट करेगा कि नहीं, और दूसरा पेरेंट्स का व्यू कि पेरेंट्स उस चीज में उसको साथ देंगे कि नहीं। अब अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग होता है। अगर बच्चा 6-7 साल का है तो उसको अलग प्रॉब्लम्स होते हैं और उसको अलग टाइप का परमिशन चाहिए दोनों से, टीचर्स एंड पेरेंट्स से। और फिर ऑफ कोर्स जो उसके एज के जो बाकी बच्चे कर रहे हैं उनके साथ भी उसको मैच करना है अपना सब कुछ।
ऑन दी अदर हैंड अगर आप थोड़ा टीनेजर की तरफ चले जाएं या फिर उससे बड़े कॉलेज स्टूडेंट्स में आ जाएं, तो उनका पीयर प्रेशर और ज्यादा भारी रहता है, जिसके वजह से कंप्लेन या तो टीचर से आती है या फिर पेरेंट्स को मतलब शिकायत होती है टीचर से, लेकिन टीचर को जाके बोल नहीं पाते क्योंकि टीचर ही शिकायत सुनाए देते हैं। ऑफ कोर्स ज्यादा यही होता है। तो ये जब मैंने देखा कि मैं अगर सिर्फ बच्चों के साथ जुड़ूंगी तो ये नहीं समझ, सिर्फ बच्चे को समझना इनफ नहीं है, क्योंकि सोशल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि आप ओवरऑल डेवलपमेंट देख रहे हैं बच्चों का। तो अब जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, एज अ टीचर मैंने अक्सर स्कूल्स में भी देखा है कि जो कोई एजुकेशन से जुड़ा होता है उनका सिर्फ फोकस पेरेंट्स को खुश रखना इसलिए होता है कि मतलब बच्चे के रिलेटेड जितना भी परमिशन और जितना कुछ करना हो उसके लिए परमिशन मिले, नॉट बिकॉज पेरेंट इज इम्पोर्टेंट या पेरेंट का कोई एज सच कोई फीडबैक मैटर करता है किसी को। या अगर हम बात करते हैं टीचर्स की, टीचर्स भी बस पढ़ा ले, एकेडमिक कर ले, बस है। मैनेजमेंट बोलिए या पेरेंट्स बोलिए, वो जिस तरह से एक टीचर को देखते हैं अल्टीमेटली वो बच्चे का ओपिनियन भी टीचर के बारे में रिस्पेक्ट के बावजूद उतना स्ट्रांग नहीं होता जितना हमारे टीचर्स डिजर्व करते हैं इस कंट्री में। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि मुझे तीनों के प्रॉब्लम्स ओवरऑल समझना जरूरी है, क्योंकि ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा था कई बार कि अगर एक बच्चे के जो ग्रोथ में उसके टीचर, मदर, फादर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और साथ ही साथ मैंने देखा कि जब ये काम करते करते जब मैंने देखा पेरेंट्स बोलते हैं बट मेरे बिजनेस में प्रॉब्लम है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो मैंने आस्ते आस्ते अपने सोशल डेवलपमेंट के दायरे को, वो ट्रायंगल था स्टार्टिंग में चिल्ड्रन, पेरेंट और टीचर, लेकिन उसके बाद वाला लेवल कहाँ चला गया, वो तब चला गया एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, फैमिली, और अल्टीमेटली जो टिप ऑफ द ट्रायंगल था वो हो गया गवर्नेंस एंड लीडरशिप एंड द कंट्री एज अ होल। जी, मैं यहाँ दर्शकों को समराइज करना चाहूँगा कि बेसिकली हम जो सोशल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं वो इट्स अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है जिससे बच्चा जो है अपनी जो सराउंडिंग होती है, चाहे उसके अतराफ में लोग हों, माहौल हो, जो भी हो, उनसे इंटरेक्ट करना सीखता है। ठीक है, तो बेसिकली उसकी जो डेवलपमेंट होगी इस मामले में, वो अगर सही होती है तो ही विल बी सक्सेसफुल पर्सन। ठीक है, अगर सही नहीं होती है, सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं बल्कि वो आगे चलकर रिलेशनशिप या फिर जॉब में या फिर मतलब कहीं बिजनेस में, कहीं हर मोड़ पे जो है उसको एक काम आने वाली चीज होती है। तो उस चीज की हम बात कर रहे हैं आज सोशल डेवलपमेंट में। तो मदिया जी कह रहे थे कि सिर्फ बच्चों का मामला नहीं है। ठीक है, ये नौजवान और यूथ का भी है और बड़े लोगों का भी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि भाई मैं तो बड़ा हो गया अब मेरे लिए जरूरत नहीं है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, ये सोशल स्किल्स जो है वो लाइफ लॉन्ग स्किल्स होते हैं और हर एक को सीखने की जरूरत होती है। मदिया जी, ये जो जब हम बच्चों की बात करते हैं तो ये जो सोशल स्किल्स होते हैं, जो स्किल सेट है, ये बच्चों में ज्यादा महत्वपूर्ण है या अहमियत का हामिल है या बड़ों में, या इक्वली एवरीवेयर इट इज द सेम? बच्चों में ऑफ कोर्स ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम एक बच्चे की बात करते हैं, जैसे आपका जो ये टाइटल है नर्चर, ये जो नर्चर है, ये नर्चर सही तरह से कब हो पाएगा जब अडल्ट्स उस चीज को करते हुए दिखेंगे बच्चे को। अक्सर हम क्या सोचते हैं, बच्चे के दोस्त कौन है, बच्चा कौन से स्कूल में जाता है, वो मैटर करता है, लेकिन वो नंबर 2 और नंबर 3 पोजीशन पे है। नंबर 1 पोजीशन पे उसके पेरेंट्स है, उनके सोशल स्किल्स जैसे हों। अब जैसे अगर हम बच्चे को एक्सपेक्ट करते हैं कि रिस्पेक्टफुली बात करे, या वो सबके साथ अगर मन ना भी हो तो एटलीस्ट बैठे रिश्तेदारों के बीच या किसी के भी बीच एक पोलाइट, जो बोलते हैं पोलाइट कॉन्वर्सेशन भी करना सीखे। ये कब होगा, ये जब देखेगा बच्चा कि अच्छा मम्मी ने भी किया, पापा ने भी किया, दादा ने भी किया, दादी ने भी किया, सबने करते हुए देखा। अब अगर ये बच्चे ने देखा कि अरे ठीक है ये लोग आगे आके सबके सामने तो प्यार से बात कर लेते हैं, लेकिन पीछे तो किसी के बारे में कुछ बुरा कह दिया, बच्चा दो चीज करेगा, या तो वो सच में जाके सबके सामने वही होगा जो इन्होंने पेरेंट्स को या बड़ों को बैक पे करते हुए देखा है, या फिर वो भी इसी तरह हिपोक्रेसी सीखेगा कि चलो सबके मुंह पे मीठे और पीछे कुछ और बोल दो। तो कहीं ना कहीं फिर हम जितना भी कोशिश कर लें कि बच्चे को फिर समझाते हैं, नहीं नहीं मम्मी तो ऐसे ही बोल रहे थे या दादी ऐसी बोल रही थी, ऐसे थोड़ी ना था, वो तो तुमको ऐसा लगा, तुम बच्चे हो ना। या अगर हम उसको बहला के कुछ और अगर पॉइंट दिखाना चाहें, बच्चे आजकल के बहुत स्मार्ट है, बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। तो अगर हम लोग को स्टार्ट एक्चुअली सही करना है तो बच्चे के दोस्त और बच्चे के स्कूल से उम्मीद रखने से अच्छा है कि हम जो घर में बड़े हैं बच्चों के लिए, वो हमको देखकर सीखे। अब जब वो हमको
इवन स्ट्रगल करते अगर देखेंगे कि इनका मूड खराब है, फिर भी इन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे से बात किया, या अपने दूसरे फ्रेंड्स के या रिश्तेदार या नेबर्स के साथ अच्छे से बात किया, बच्चे ये चीज बिना आपके बोले वो चीज कॉपी करेगा। जी। आपके कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे होते हैं दे आर लाइक स्पॉन्ज, आप उनमें जो भी डालें वो अब्सॉर्ब कर लेते हैं। आप अच्छी आदतें डालेंगे तो अच्छी आदतें वो अब्सॉर्ब करेंगे। अनफॉर्चुनेटली अगर हमारा बैड पेरेंटिंग की वजह से अगर हमने कुछ गलत प्रैक्टिसेस में डाल दें तो वो गलत चीजें सीखेंगे। आपने और एक बात की कि बच्चे की सोशल डेवलपमेंट में जो स्टेक होल्डर्स हैं वो पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, फिर स्कूल एटमॉस्फेयर होता है, फिर सोसाइटी इन जनरल भी होता है, क्योंकि बच्चा अब घर से स्कूल जाता है तो रास्ते में ही गोज थ्रू द स्ट्रीट, तो वो जो सोसाइटी को राइट। एक्सपोजर होता है उसका, वो भी वो कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर हम बात करें एज अ पेरेंट कि भाई अगर हम चाहते हैं कि बच्चे की अच्छी सोशल डेवलपमेंट हो, ठीक है, यानी ऑनेस्टली मतलब अगर किसी पेरेंट को हम एडवाइस करना चाहें या फिर उनसे कुछ बातें शेयर करना चाहें, तो वो क्या ऐसी बातें होंगी कि भाई एक आध बातें तो आपने ऑलरेडी मेंशन की हैं, लेकिन अगर आप कुछ डिटेल्स उसमें बताना पॉइंटर्स। चाहें कि भाई एज ए पेरेंट तो उनका रोल कैसा रहेगा हम्म। जी। तो सबसे पहला सजेशन ये है कि अगर आप पेरेंट हैं तो आपके, अगर देखिए कोई फैमिली ऐसा नहीं होता जिसमें झगड़े नहीं होते, झगड़े हर फैमिली में होते हैं। अब फादर मदर के बीच में है, अपने फैमिली के बड़ों से है, अपने भाई बहन के साथ बच्चों के सामने नहीं झगड़ना है। कुछ भी हो जाए, आपको लड़ाई कोई भी बात पे करनी है, कुछ भी मसला है, आप जाके बंद कमरे में, या बच्चे जब ना हो बच्चे से, या फिर बच्चे को बाद में बताइए कि हुआ क्या। सबसे बड़ा बड़ा बात, क्योंकि बच्चे आप उसको बाद में अगर फिल्टर करके आप बताना चाहेंगे बेटा तुमने जो सुना ये नहीं हुआ, तब तक डैमेज हो गया होता है। तो इसीलिए जब आप या तो पहले से इन्फॉर्म कर दीजिए बच्चे को कि कुछ होने वाला है, इसलिए आप बड़ों की बातें आपको मैं बाद में बताऊंगी कि क्या हो रहा था, तब बच्चा बेकार में ज्यादा क्यूरियस नहीं होगा। और वो मतलब उल्टा सीधा करके कुछ भी तरीके से, मतलब बोलते हैं ना, जो जासूसी करके वो सुनना चाहेगा, और फिर वो जो सुनेगा उस टाइम उसका कुछ और इंटरप्रिटेशन निकालेगा, और उसका कुछ और असर उसके बड़े होने के बाद होगा उसको। तो पहला चीज है कि बड़ों के बीच अगर कोई भी बहस होती है, कॉन्फ्लिक्ट होती है, बिजनेस में, पर्सनल में, बच्चे के सामने झूठ भी बोलना हो या कुछ भी करना हो, आप बच्चे के सामने मत करिए, केयरफुल रह के, माइंडफुली। दूसरी बात, बच्चे के हर टाइप के दोस्त होने चाहिए। हम बोलते हैं ऑफ कोर्स के बच्चों के हमेशा सही सोहबत होनी चाहिए, सही कंपेनियन होने चाहिए, बट शुरू में आप इतना फिल्टर नहीं कर सकते, क्योंकि शुरू में सब बच्चे एक टाइप के होते हैं। लेकिन क्लोजेस्ट सर्कल्स जो उसके हैं, जिनके जिस बच्चे, सपोजिंग आपके बच्चे को 2-3 दोस्त बहुत ही ज्यादा करीब है, आप उनके पेरेंट्स के साथ अच्छी दोस्ती रखिए, सो दैट आपको हर टाइम पता हो कि वो बच्चा आपका किस फेज से गुजरेगा, जब वो बच्चे, मतलब जब वो उस बच्चे के साथ होगा। एट द सेम टाइम, अगर सिर्फ अच्छे बच्चे आपकी फ्रेंडशिप सर्कल में रहेंगे, तो कल जाके जब अचानक से उसके लाइफ में स्ट्रेंजर्स आएंगे जो उसके कलीग्स बनेंगे, या स्कूल में पार्टनर्स, लैब पार्टनर्स बनेंगे, तो ये सब बच्चे को आइडिया नहीं रहेगा किस तरह हैंडल करना है। तो कुछ बच्चे अगर शरारती हो, बदमाश हो, झूठ बोलते हो, वैसे बच्चे के साथ उसको एकदम से दूर नहीं रखना है, क्योंकि वैसे बच्चे की तरफ अगर अभी आप उसको दूर खींचिएगा, तो बाद में उसको स्ट्रेटेजी नहीं आएगी इस बच्चे के साथ कैसे डील करना है। आपको स्लोली स्टेडली उसको वो एक्सपोजर भी देना है। और थर्डली, जो भी मीडिया है, जो भी न्यूज़पेपर है, एंटरटेनमेंट है, आप बच्चे के साथ देखिए, क्योंकि आज जमाना ऐसा है कि खराब भी आप अगर साथ बच्चे के नहीं देखेंगे, तो कल बच्चा आपके पीछे वो खराबी देखेगा, या क्यूरियोसिटी उसका बढ़ेगा। तो हर स्टेज पे अगर आपने छोटे से बच्चे को साथ में वो कॉन्फिडेंस दिया है कि मेरे साथ बैठ के देखो, भले वायलेंस हो रहा है, भले ये हो रहा है, आजकल के बच्चे वायलेंस क्या नहीं देखते, वीडियो गेम तो सिर्फ वायलेंस है। तो अगर वो टीवी में देख रहे हैं तो वो कौन सी बड़ी बात है, उल्टा वो देखेंगे पेरेंट्स के साथ, तो पेरेंट्स से वो सवाल कर पाएंगे कि ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ। ये अगर बच्चा पूछ पाता है कॉन्फिडेंटली टू अ पेरेंट, तो ये एक सक्सेस की निशानी है, कि बच्चे को जब भी कुछ बॉदर करेगा लाइफ में, या कुछ गलत सही भी दिखेगा, तो बच्चे का व्यू पॉइंट आपको पता है, क्योंकि आपने उसके साथ अच्छा भी देखा और बुरा भी देखा। ऐसा नहीं है कि कोई पेरेंट बोल सकता है अरे मैं बुरा नहीं देखता, ये पिक्चर नहीं देखता, वो पिक्चर नहीं देखती, कि बच्चा नहीं देखे, सबको ही देखता है। आज अब बच्चे को मत बोलिए, कल वो दोस्त के घर जाके देखेगा, या रिश्तेदार या कजिन के घर जाके देखेगा। तो आई वुड से कि आप शुरू से ही वो कॉन्फिडेंस दिलाइए कि गलत करो सही करो, मम्मी पापा के साथ ओपन रहो। दैट तो इज आप बेटर, आई मीन जी, अगर फील्ड के आ, हिसाब से देखा जाए तो। आपकी बातों से मैंने जो पॉइंट लिया है वो जो कम्युनिकेशन चैनल है उसको ओपन रखनी चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चा एब्सोल्युटली।
अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील करे और आपसे जो कुछ पूछना है वो जो है आप अपने डाउट्स क्लेरिफाई कर सके, ताकि वो राइट, गलत सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में जाके वहां से गलत इंफॉर्मेशन ले। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। एब्सोल्युटली जी जी करेक्ट, वेरी ट्रू। जी। अच्छा, अब एक चीज, जब बच्चा बड़ा होता है तो जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ने होते हैं तो फिर बच्चा आता है टेम्पर टेंट्रम्स। मतलब ये है कि भाई कुछ कोई चीज मांगता है, आप नहीं देते हैं या फिर डराते हैं या की मांग पूरी नहीं करते हैं, तो वो जो बिहेवियर करता है, मैंने वो रास्ते में गिर जाएगा, फ्लोर पे गिर जाएगा, हाथ पैर मारेगा, जोर से चीखेगा, ठीक है। इससे भी जो है एक तो ये है कि माँ बाप को एम्बेरसमेंट होगा कि भाई आसपास के लोग जो है वो क्या समझेंगे। लेकिन इस तरह की बिहेवियर को कैसे डील करना है, और बच्चे जो है मतलब उनको एक पॉजिटिव बिहेवियर सिखाने के लिए हमारी पॉजिटिव अप्रोच भी पेरेंट्स की होनी चाहिए, उसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें तो। इधर मैं एक एग्जाम्पल शेयर करूंगी, क्योंकि मैं अक्सर जब बच्चों से भी इतनी क्लोजली एसोसिएटेड हूँ उतना ही ज्यादा उनके पेरेंट्स के साथ, क्योंकि मेरे लिए बच्चों के पेरेंट्स उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने बच्चे हैं। तो मेरा चैनल हमेशा बहुत ही क्लोज है और बहुत ही स्ट्रांग है विद ऑल द पेरेंट्स जिनके बच्चों को आई एम इंटरेक्टिंग विद। अब मैंने कई बार ऐसा मेरे जर्नी में आया है, एज अ सोशल डेवलपमेंट एक्सपर्ट बोलिए, एजुकेटर बोलिए, कि पेरेंट कोच बोलिए, मतलब मैं पेरेंट मेंटर हूँ, मैं पेरेंट कोच नहीं हूँ। तो मैं जब जब भी मैंने पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन किया है, कई बार ऐसा होता है कि एज पेरेंट्स, स्पेशली मदर्स को ये फ्रस्ट्रेशन अक्सर आता है कि बच्चा जब कुछ बोल देता है, बच्चे को मारने का एक मतलब नी जर्क रिएक्शन बोलिए, हाथ उठता है कि बच्चे को मारेंगे, क्यों किया ऐसा, या कुछ भी बच्चा बोलेगा करके डांटने का, मतलब तुरंत एक मतलब एक स्पार्क आ जाता है। तो इधर दो बातें मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीन बातें इनफैक्ट शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहले कि कोई भी फैमिली में सिर्फ माँ बच्चे के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। अगर माँ पे एक्स्ट्रा बर्डन डिसिप्लिन का आ जाएगा तो वो रिएक्टिव ना सिर्फ बच्चे की तरफ बनेगी बल्कि हस्बैंड की तरफ भी और घर वालों की तरफ भी। तो ये जो एक घर का माहौल खराब कर देता है। सो इसीलिए अगर एक माँ को मतलब एक फादर का भी अगर सपोर्ट मिलता है तो उस हालत में उसका टेम्पर थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू जब वो अकेला पूरा डिसिप्लिन संभालती है। वन थिंग, सो इट्स नॉट अ गुड आइडिया कि एक पेरेंट पूरा स्ट्रिक्ट और दूसरा पूरा मीठा, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों का इक्वल डोज बच्चे को मिलना चाहिए कि बच्चा ये नहीं समझ ले कि अच्छा इससे मेरा काम निकल जाएगा, दैट इज अ बैड थिंग। सेकेंड थिंग, कि अक्सर जब हम लोग को गुस्सा आता है, हम लोग सोचते हैं बच्चे कंट्रोल में क्यों नहीं है, बच्चा क्यों गुस्सा करता है, मुंह फट जवाब देता है, क्यों चिल्ला चिल्ली कर रहा है, मार देता है किसी को भी, या कुछ भी मुंह पे आके बोल देता है। ये इसलिए होता है क्योंकि उसने माँ को या बाप को इस तरह करते हुए देखा है। अक्सर मैंने नोटिस किया वो मैग्नीफाई हो जाता है जब बच्चे पे आता है। अगर बच्चा सपोजिंग लोटने लगता है जमीन पे या कुछ तोड़ने लगता है, तो वो बच्चे के लॉजिक के हिसाब से वो माँ बाप को कुछ और करते देखता है, लेकिन उस चीज को वो 3x या 10x मैग्नीफाई करके उसको रिएक्ट करेगा, क्योंकि उसका दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल होके एकदम ही पूरा फिजिकल कंट्रोल चला जाता है। जबकि अडल्ट के मुंह पे कंट्रोल नहीं होता, बॉडी पे रहता है, या फिर उल्टा, या दोनों, बहुत रेयर केसेस में दोनों आउट ऑफ कंट्रोल माइंड एंड बॉडी होता है बड़ों में। सो इधर मैंने अक्सर देखा कि जब माँ बाप के ऊपर, जैसे माँ ने अगर कुछ कुछ भी बच्चे ने बोला, माँ रिएक्ट तुरंत करती है, या फादर को फोन आया बिजनेस का, वो कुछ भी किसी को एम्प्लॉई है या किसी को भी कुछ बोल दिया, या कलीग को कुछ बोल दिया, या बॉस के बारे में कुछ बोल दिया। तो ये सब जब बच्चा करते हुए घर में लोगों को दिखता है अथॉरिटी के खिलाफ, तो यही चीज बच्चे का एटीट्यूड आस्ते आस्ते बन जाता है, और वही चीज वो स्कूल में दिखाता है अपने टीचर की तरफ या दूसरे फ्रेंड्स की तरफ जो उस पर थोड़ा भी हक जमाना चाहते हैं। दे डोंट सी द डिफरेंस, दे जस्ट सी टू पीपल डूइंग इट विद अनदर पर्सन। अब वो उसका बॉस है, कोई जूनियर है, सीनियर है, वो नहीं पता चलता। और थर्ड, कि अगर बच्चों के बारे में डायरेक्टली बात किया जाए तो ये है कि बचपन से अक्सर जो टैंट्रम्स होता है वो इसलिए होता है कि बच्चा अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाता। ये इमोशन मैनेजमेंट जो चीज है, इमोशनल वेलबींग बोलिए, वो थोड़ा डिफरेंट है। इमोशनल वेलबींग यानी बच्चे का जो मतलब ओवरऑल देखा जाए तो वेलबींग, बट इधर है इमोशन मैनेजमेंट। हम बड़े ही नहीं सीखे अभी तक, तो बच्चों को कहाँ सिखाएंगे। अब हमारे साथ ही देखिए, काम के अंदर अगर कुछ कभी कुछ हुआ, जाके पूरा हमारा गुस्सा कोई और फोन कर दे, स्पेशली कोई आपके फैमिली का हो, आप उसी को ज्यादा कुछ ना कुछ बोल दीजिएगा, या आप सोचिएगा ये इंसान जो मेरे फैमिली में, यही मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करे क्योंकि आज हम थके हुए हैं। तो इसी तरह जो ये चीज है, ये बहुत बुरी चीज है कि
बच्चे को सबसे पहले इमोशन मैनेजमेंट भले अडल्ट्स ना करें, बट अडल्ट्स और बच्चे साथ मिलके कर सकते हैं। इधर क्या है कि जब अडल्ट्स को वल्नरेबिलिटी लगे, जब लगे कि गुस्सा आ रहा है, आप साथ में बच्चे के साथ बैठ जाइए और कंट्रोल करने की कोशिश करिए कि आप वही चीज जो आपको बॉदर कर रही है, बिजनेस हो या कुछ भी हो, उसको आप इजी तरीके से अगर एक क्वेश्चन बना के बच्चे को पूछ सकें कि बेटा तुम क्या करते अगर तुम्हारे साथ तुम्हारा फ्रेंड ऐसा करता। तो जब आप बच्चे को एक आप सिंपल वे से उस क्वेश्चन को डिस्टिल करके देखते हैं, तो आपको दो फायदे हैं। एक तो आपको एकदम सिंपल नजरिया इस प्रॉब्लम का दिखेगा जो कि आपने खुद नहीं सोचा होगा कि इतना सिंपल चीज मैंने मैग्नीफाई क्यों किया। और दूसरा कि बच्चे को ये कॉन्फिडेंस आएगा कि जब इमोशंस की बात आती है, मेरे अडल्ट्स ने मेरे साथ समझा कि उस चीज को हम ब्रेक डाउन करके बात करें। तो कल जाके बच्चा आपके पास आके इसी स्ट्रेटेजी से आपको बोलेगा, कल उसका अगर टीनेजर बन जाए तब भी वो आपके पास आएगा, बोलेगा पता है अगर आपके साथ आपके दोस्त ने ये किया तो आप क्या करती, बताइए। तो देन आपको पता है कि ये इसकी पर्सनल सिचुएशन है क्योंकि आपने इसके साथ कुछ इजी तरीके से शेयर करके बताया। जी। मदिया जी, आपने जो इमोशनल इमोशन क्वेश्चन की मैनेजमेंट। जो बात की, वो इंशाल्लाह फिर उसको अलग से डील करेंगे। यहाँ पर मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हम जो सोशल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वो एक फिक्स टर्म के लिए नहीं होता है कि भई बच्चा छोटा है तो सीख गया और उसके बाद नहीं, ऐसे नहीं है। अब हम देख रहे हैं कि जैसे-जैसे हम बच्चे को बढ़ा रहे हैं उम्र में, डिस्कशन में, कि वो हर एक स्टेज में उसके अलग-अलग स्किल्स जो है वो इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है? वो फिर जहाँ बड़ों में इमोशनल रेगुलेशन, सेल्फ रेगुलेशन की बात आ रही है, वो भी एक पार्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट ही है, लेकिन वो बड़ों के लिए हो रहा था वहाँ पर। लेकिन ये चूँकि बचपन में ही हम बहुत सी चीज़ें नहीं सीखे या नहीं सीखा या ठीक से उसको इंस्टिल नहीं किए, बच्चा बड़ा होकर जो है वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए कि एक बच्चा जब 6 वीक्स का होता है बेसिकली, यानी डेढ़ माह का जब होता है, तो माँ को देख के स्माइल देता है। ठीक है? तो वो सोशल स्माइल होती है, ठीक है? तो वो एज के लिए वो एक सोशल माइलस्टोन है कि वो माँ को देख के स्माइल करना, ठीक है? तो इसी तरह से अगर बच्चा जब बढ़ने लगता है, तो वो हर मरहले में अलग-अलग सोशल स्किल्स गेन करता है। मिसाल के तौर पर अभी बच्चा जैसे ही थोड़ा टॉडलर एज ग्रुप में आ जाता है, तो दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा होता है। जब दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा है, तो उसके वोकैब्युलरी जो है, जो अल्फाज़ जो सुनते रहता है, वो बढ़ते रहते हैं, ठीक है? तो राइट। ये जो स्टेज है यहाँ बच्चे जो, तो हो सकता है कुछ अच्छी बातें सीख ले, उसकी वोकैब्युलरी में अच्छे और कुछ लफ्ज़ गाली कुछ अल्फाज़ आ भी जाएँ, सीख लेता है या फिर कभी हो कभी। सकता हाँ। है कि तो इधर-उधर से कोई सीख जाए। तो पेरेंट्स का एक कंसर्न होता है कि भई हमारा बच्चा फलाँ-फलाँ अल्फाज़ सीख के आ रहा है, फलाँ-फलाँ स्कूल से जो है इस तरह से हो रहा है। तो उस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी? सो इधर मुझे जैसे दो व्यू पॉइंट दिखते हैं, दो स्टाइल्स दिखती हैं। एक स्टाइल होता है जिसमें बच्चे को डिस्टेंस करना। देखिए अगर आप बिजनेस की बात करें, बिजनेस में क्या होता है, एक पॉइंट ऐसा अक्सर आपको दिखाया जाएगा कि आप जिन 5 लोगों के आसपास रहते हैं उन्हीं का इन्फ्लुएंस आप पे होता है। या कई सारे ऐसे कोट्स हैं जो आपकी फ्रेंड्स जो होते हैं उस मतलब आपके फ्रेंड्स कैसे हैं उससे आपका कैरेक्टर पता चलेगा। ये बात सही है। बट जब हम बात करते हैं आज के कॉन्टेक्स्ट में, आजकल के बच्चे कई हद तक आई वुड से दे डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। और जो समझ लीजिए जो पिछली जनरेशन थी उस टाइम, जो अप टू मे बी एक कितने जनरेशन तक जो पेरेंट्स देख रहे हैं आपके जनरेशन तक, अगर कुछ भी आपने देखा सीखा, उस टाइम प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग चल सकता था। अभी प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग नहीं चलेगा। अभी जो पेरेंटिंग चलेगा वो है माइंडफुलनेस पेरेंटिंग। इसमें क्या है कि हर बार बच्चे को एहसास दिलाना कि उसके आसपास क्या है क्या नहीं है। अगर क्योंकि सबसे बड़ा डर जो मैंने आपको बार बार बोला कि आप प्रोटेक्शन कब तक करिएगा, जब तक बच्चा आप प्री टीन है, मैक्सिमम 11-12 साल तक, उसके बाद पूरा बच्चा हाथ से छूट जाता है। जिस तरह हमारे वोकैब्युलरी में कभी हाथ में रहता है नहीं, लेकिन हम बोल रहे हैं कि जैसे हाथ से पूरा इस तरह निकल जाता है जब आपको और ज्यादा कुछ पता ही नहीं होता है उस बच्चे के लाइफ में। तो अगर आपको कभी प्रैक्टिस ही नहीं है आउटसाइड ऑफ प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग देखना, तो आप बच्चे को कभी और ज्यादा आप मतलब उसको फ्रीडम उसको नहीं फील होगा, वो टॉर्चर फील होगा, उसको सफोकेशन फील होगा। बच्चे ये वोकैब्युलरी यूज करते हैं आजकल के कि हमको बहुत सफोकेशन फील होता है, हम ये नहीं कर पाते, वो नहीं कर पाते। तो इधर सबसे बेस्ट यही है कि शुरू से ही बच्चे को
प्रोसेस कराना तुमको, जैसे सपोजिंग अब आपने बोला कि अगर आसपास बच्चे गंदी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, यही चीज आप बच्चे को रियलाइज करवाइए जब कभी आपको लगता है कि कोई अगर रास्ते में चलता फिरता इंसान या कोई ड्राइवर है या कुछ है, जैसे कई बार टैक्सी ड्राइवर्स एक दूसरे से इस तरह बात करते हैं गंदी लैंग्वेज में, तब आप बच्चे को पिन पॉइंट करके एहसास दिलवाइए कि ये भी खराब लैंग्वेज हुई। या जब कोई मूवी में बीप होता है वो भी खराब लैंग्वेज हुई। बच्चे को हर एक स्टेप पे उसको उस चीज को फॉरवर्ड नहीं करना है, बच्चे को एहसास दिलाना है कि ये खराब तरीके हैं, और फिर बच्चे को एहसास दिलाइए कि उसके उस अल्फाज से किस तरह से आसपास के लोगों को असर पड़ा। ये कंपैरेटिव बच्चे को आप बार बार वही बता रहे हैं कि उसके जो अल्फाज है, उसका जो एक्शन है, वो दूसरों पे कुछ ना कुछ असर कर रहा है। घर में दूसरी बात, जब आप बच्चे पे चिल्ला रहे, गुस्सा करना जायज है। मैं नहीं ये बोलती कि गुस्सा नहीं होता, मुझे भी गुस्सा थोड़ी थोड़ी बात पे आता है, किसी को भी आ सकता है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के बच्चे को जब आपने डांट दिया, जब आपको एहसास हुआ कि आपने गलत रीजन के लिए डांटा, तब उस बच्चे को सॉरी बोलना जरूरी है। या कभी आपने देखा कि अच्छा ठीक है सही रीजन के लिए डांटा, बट फिर उसके साथ पोलाइट बिहेव करना, बेटा इसलिए डांटा तुमको क्योंकि देखो तुम्हारा फ्यूचर खराब होगा ना, तुमको अच्छा लगेगा अगर ऐसा होता तो ये टोन स्विच करना और फिर दिखाना कि हाँ हम ही वो फर्म इंसान थे, अडल्ट थे, लेकिन अब मेरा ही केयर तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू डू दिस विथ यू। फिर जी नॉर्मल जल्दी हो जाना, ये गुस्सा वाला मुंह लेके पूरा दिन घूमना या बात नहीं करना, ये चीज बच्चे को और आप गलत टेक्निक सिखा रहे हैं, जब वो बड़ा होगा वो भी वही करेगा। जी मदिया जी, अब हम बच्चे को और थोड़ा बड़ा करते हैं उम्र में, तो जी। जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तो पीयर प्रेशर का एक प्रॉब्लम आती है। यू नो इट कुड बी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस या नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो सकता है। कुछ करेक्ट। लोग जो है स्मोकिंग की तरफ खींच सकते हैं, कुछ लोग ड्रिंकिंग की तरफ, डिपेंडिंग अपॉन एज ग्रुप और राइट। कहाँ किस कॉलेज में है, एक स्कूल में है, इस तरह से। तो ये जो जहाँ उन्हें इस जिंदगी में जीना है, इस जिंदगी में अपने आप को होनहार बनाना है, इस जिंदगी में आगे बढ़ना है, बहुत अकम्प्लिश करना है, वहाँ उन्हें इस तरह के नेगेटिव प्रेशर जो पीयर प्रेशर होता है उससे अपने आप को बचाना भी जरूरी होता है। तो इस बारे में जरा आप कुछ हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे? राइट, तो पहला पॉइंट तो मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर पेरेंट्स कभी भी फ्रेंड नहीं बन सकते, ये समझना जरूरी है कि पेरेंट्स जो आज हम बात करते हैं कि आई एम माई चाइल्ड बेस्ट फ्रेंड, या बच्चा बोले यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, ये सब झूठ बात है, ये होता ही नहीं है। क्योंकि फ्रेंड जो एक बच्चे के लिए और खास करके टीनेजर के लिए जो डेफिनेशन होता है, वो पेरेंट उस चीज में फिट नहीं होते हैं। अगर बच्चा बोलता है या आप बोलते हैं, वो दोनों ही क्रॉस है, वो मैच नहीं करेगा, एक्शन में मैच नहीं करता। और दूसरी बात कि पेरेंट को फ्रेंड बनना भी नहीं चाहिए, पेरेंट को एज अ पेरेंट रहना चाहिए जहां पे वो रिस्पेक्ट फैक्टर हो, वरना ज्यादा कूल हो जाने से क्या है, फिर बुढ़ापे तक पेरेंट्स को ही अफसोस होता है कि ये बच्चा तो मेरी रिस्पेक्ट भी नहीं करता। आपको एक एज तक वो फ्रेंडशिप अच्छी लगेगी जब आपका खुद का एट द मोस्ट 50 तक हो, 55 के बाद या उसके बाद आपको खुद को चुभेगा ये बच्चा मेरा रिस्पेक्ट क्यों नहीं करता। तो वो तो आप ही ने तो आदत बिगाड़ दिया कि अच्छा मैं और मेरे बच्चे तो दोस्त है। तो ये चीज एक्चुअली होना चाहिए कि एज गैप वो बच्चे को रियलाइज हो कि ये मेरे पेरेंट है। बट यस, जब डिस्कशंस की बात आती है, डिसीजंस की बात आती है, तब म्यूचुअली ही लेना चाहिए। क्योंकि आज अगर आप एक यंग पेरेंट हैं, तब आपने बच्चे पे अगर हक जमा लिया, कल जब आप कमजोर होंगे, जब आप बूढ़े होंगे, तब बच्चा आप पे वो निकालेगा, क्योंकि अंदर से उसके अंदर वो भड़ास रहेगा कि मेरे साथ मेरे माँ बाप ने जबरदस्ती की थी जब मुझे मन नहीं था, अब मेरा वक्त आया, अब मैं भी दिखाऊंगा। अक्सर होता है ये। सबसे लविंग पेरेंट बच्चे जो होते हैं वो भी माँ बाप के साथ ये करते हैं, क्योंकि ये इंसानी फितरत है। इस जी तरह से सोशल सेक्टर चलता है, आप जितना भी बोल दीजिए ये सब अलग नहीं हो सकता जी जी एक दूसरे से। तो टीनेजर्स ये में ये एक चीज है कि पेरेंट पेरेंट हो वो क्लियर होना चाहिए। जी सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट कि पीयर प्रेशर के मामले में अक्सर बच्चों के सर्कल्स जो हैं, आपको उसके लिए ज्यादा कूल भी नहीं बनना है, ज्यादा ट्रेडिशनल भी नहीं बनना है, बीच का पाथ लेना है। अगर देख रहे हैं बच्चा ऐसा कुछ कर रहा है जो आपके मतलब व्यू पॉइंट के खिलाफ है, आप खुद पहले बस बात करके देखिए कि बच्चा एटलीस्ट आपके साथ ऑनेस्ट है कि नहीं। आपको पता चला किसी के थ्रू के उस बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है, वो बच्चा ऐसा आपका कुछ कर रहा है, कॉलेज हो स्कूल हो, तो आप पता लगा के रखिए। बट आप अप्रोच क्या लेना है वो आप दो जन से डिस्कस करिए। एक खुद जो आप मतलब जैसे एज अ पेरेंट है, दूसरा आप कोशिश करिए उसके सर्कल में कौन थोड़ा समझदार है, और तीसरा अगर हो सके तो उसकी लाइफ में अगर कोई मेंटर हो जिसकी वो बहुत इज्जत करता हो। अक्सर पेरेंट्स के तौर से वो आपकी प्रोफेशनली इज्जत नहीं करेंगे,
क्योंकि उनको लगता है उनके पेरेंट्स जितने भी बड़े हो, लेकिन या तो वो इस तरह से डिसलाइक करते हैं कि अच्छा मुझे अपने पापा की तरह नहीं बनना या मम्मी जी, की तरह नहीं बनना, या फिर इसलिए उनको दूसरा कोई प्रोफेशन अच्छा लगता है, या फिर उनको लगता है अरे उनको तो मैं बहुत कम देखता हूँ या सुनता हूँ, मुझे उनकी बात सुननी है। मतलब दे लुक अप टू समवन, ऑलवेज एक अडल्ट हर बच्चे की लाइफ में होता है। आपको जी, वो अडल्ट के साथ आपको उसका अच्छा कांटेक्ट रखना है, क्योंकि कई बार आप अगर उस पॉइंट को नहीं समझा पाइएगा, लेकिन वो मेंटर या अडल्ट जो उसके लाइफ में है वो उससे अगर बात करे तो ये चीज चलता है हर एज ग्रुप के लिए। तो एक मेंटर आप शुरू में याद रखिए कि आप पेरेंट हैं, लेकिन बच्चे के लाइफ में आप किस तरह से एक मेंटर को इंट्रोड्यूस करें, या तो उसके जान पहचान में या आपके जान पहचान में। जी। मदिया जी, इस एज ग्रुप में और एक पेरेंट्स का कंसर्न होता है कि बच्चा इज समवॉट इंट्रोवर्ट टाइप का है, ज्यादा हम्म। शर्मीला है, लोग ज्यादा आसानी से फ्रेंड्स नहीं बनाता है। तो उस बारे में जरा आप उनकी गाइडेंस आप कर सकें। तो देखिए, जब अगर हम बात करते हैं कि बच्चा दोस्त नहीं बनाना चाहता, दो चीज हो सकती है। मैंने कई ऐसे बच्चे देखे हैं जो प्री टीन्स टीन्स तक आते आते उनको सुपरफिशियल चीजें अच्छी नहीं लगती। जैसे सीरियस टाइप के जो बच्चे होते हैं उनको सब चीजें बेकार लगती हैं अच्छे तरीके से, मतलब उनको सिर्फ प्रोडक्टिव चाहिए, या उनको इंटेलिजेंट बातें सुननी है, या कुछ समझदारी वाली चीजें करनी है। मतलब वो उस तरह से उस एंगल पे होते हैं, लेकिन मेजोरिटी बच्चे वैसे नहीं होते हैं। जी, वो बच्चे अक्सर ऐसे होते हैं जो अवॉइड करना चाहते हैं कि बेकार में मेरे बारे में कोई पूछताछ ना करे, मेरे पे रोक टोक ना करे, मेरा ज्यादा कोई, मुझे अकेला अपने साथ रहना है। अच्छा, ये और एक चीज है, ये थर्ड कैटेगरी आ गया जिसमें ये जो हम इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, इंडिपेंडेंस एज एन इंसान, मतलब मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, मुझे अकेला रहना है, मुझे ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए। ठीक है, एक वे से मेंटल हेल्थ के एस्पेक्ट से आपको अपना मी टाइम चाहिए, अलोन टाइम चाहिए, ये अच्छा है। बट ज्यादा ये डोज होना फिर ये नुकसानदायक होता है, क्योंकि इंसान को कभी आदत ही नहीं होती कि अपने इमोशंस को किसी से शेयर करे, और फिर कल जाके अगर एंजाइटी अटैक हुआ, डिप्रेशन हुआ, किसी को पता ही नहीं चलेगा। सो अगर बच्चा बोलेगा भी कि मुझे अकेला छोड़ दो, तो उसको कुछ ना कुछ फन तरीके से ग्रुप में वापस लाना बहुत जरूरी है। जैसे घर में अगर बच्चा बोलता है मुझे रूम में अकेले रहने दो, मुझे किसी से बात नहीं करना, अच्छा बच्चे को मूवी देखना पसंद है बच्चे के आसपास, तो एटलीस्ट सब लोग बैठ के मूवी देखो। या डिनर पे जाना पसंद है, एक साथ डिनर करना, कुछ मस्ती गेम खेलना पसंद है, करो। द रीजन इज कि उस टाइम पे आप उसको इनडायरेक्टली उस चीज का सोशल डोज दे रहे हो। इससे बच्चे को एहसास होगा कि अगर वो आसपास किसी के होगा उसको थोड़ा अच्छा लगेगा, इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द पेन अलोन। जी, और जी, कल जाके उसको खुद को कॉन्फिडेंस आएगा कि अरे माय फैमिली इज देयर विद मी, हंसी मजाक के लिए मैं ठीक हो जाऊंगा वापस। जी। मदिया जी, इस एज ग्रुप में और एक जो कॉमन सा प्रॉब्लम, चाहे स्कूल्स हो या कॉलेजेस हो, ये देखने में आता है कि बुली का जो होता है, ठीक है। हम्म। तो बुलिंग इज वेरी कॉमन। जो बच्चे कभी कभी जो है एक एक्सटेंड इस तरह से होता है कि जो बच्चे जाके सुसाइड तक कर जाते हैं, ठीक है, बुली हम्म। की वजह से। तो एक तो पेरेंट माइंडसेट कैसा होना चाहिए ताकि बच्चों को उस बारे में वो प्रिपेयर कर सकें, बुली के बारे में जी। मैं दर्शकों को यहाँ बताना चाहूंगा, बुली का मतलब ये है कि एक दूसरे को जो बच्चे सताते हैं, आम जुबान में अगर हम बोलना चाहें, ठीक है, तो चाहे वर्बल हो सकता है, फिजिकली हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, किसी तरह से जो है एक दूसरे को जो सताते हैं बच्चे, उसको बुलिंग कहते हैं। तो ये अक्सर स्टूडेंट्स में देखा जाता है। तो जिससे बच्चे जो है या तो वो स्कूल जाने से कतराते हैं, या फिर स्कूल जाते हुए हैं तो अपने आप को वो बहुत ही अलूफ और या फिर जो है किसी से इंटरेक्ट करना जो है वो उनके लिए मुश्किल बन जाता है। एक तरह की पर्सनालिटी बन जाती है, एक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जिसको हम कहेंगे, अगर बहुत ही सीवियर हो तो उसको जरा डील करने का अगर आप कुछ कहना चाहें तो जी। जी। सो इसमें दो तीन चीजें हैं कि जैसे मैंने बार बार पहले के एग्जाम्पल्स में भी जिस तरह हम आस्ते आस्ते एक एक एज ग्रुप की बात कर रहे थे, तो जी, उसमें भी जैसे एक एक करके मैंने यही समझाया, बार बार बोलने का तरीका सिखाना। क्योंकि अक्सर हम क्या सोचते हैं, बच्चे और पेरेंट्स यही चाहते हैं कि बच्चा माइक लेके स्टेज पे बोल दिया या ऑडियंस क्लैप कर ली तो बच्चे का सोशल डेवलपमेंट और सोशल स्किल्स और पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन अप्रूव हो गया। मेरे हिसाब से ये कोई भी बड़ी बात नहीं है। बल्कि जी, अगर बच्चा छोटे से अगर ये सब छोटी छोटी चीजें सीख रहा है, कल जाके अगर उसने ट्रेनिंग ना भी ली हो पब्लिक स्पीकिंग की, या लोगों के बीच में बातचीत करने की, या लीडरशिप का रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ मिला अगर उसको उठाना पड़े उसको, तो वो बच्चा कर लेगा। मतलब जी, आप खुद चौंक जाएंगे जब बच्चा वो चीज कर पाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बच्चे को डेवलप करा रहे हैं, वो चीज अल्टीमेटली एक सोशल पर्सनालिटी बनाता है जो एक होलिस्टिक है।
दूसरी बात, बुलिंग ऐसी चीज है जिसको अगर हम बोले भी, देखिए अब हम अगर प्रैक्टिकल थियोरेटिकली बोले तो हम यही बोलेंगे मैनेजमेंट को जाके बोलो या पेरेंट्स को जाके बोलो, पेरेंट्स झगड़ा निपटा ले, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि सबसे पहले बात है कि सबसे पहले पता होना चाहिए कि बुलिंग एक्चुअली हो रहा है कि नहीं। बच्चे को कोई एहसास नहीं होता, बच्चा बस रोता है, झगड़ा हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ और तरीके से उस चीज को हाईलाइट किया जाता है। दूसरी बात, टीचर्स अक्सर इन चीजों से भले ही एड्रेस करना चाहें, लेकिन वो एक हद के बाद वो भी थोड़ा अवॉइड करते हैं ये सब चीजों को, क्योंकि ये एक, या तो अगर वो स्टूडेंट पढ़ाई में अच्छा निकला तो वो उनके लिए एक बैड स्टोरी बन जाएगा कि अच्छा जो पढ़ाई में अच्छा है वो ऐसा कुछ कर रहा है। ये सब होता है दुनिया में, इसीलिए हम लोग प्रैक्टिकली बात करेंगे इस चीज पे। दूसरी बात कि कई बार मैनेजमेंट तक पहुंचने में डर होता है कि अरे ये बच्चे का इन्फ्लुएंस बहुत है, या तो अच्छे फैमिली से है या अच्छा पढ़ाई में है, तो वो स्कूल के लिए एक ट्रॉफी है, तो ऐसे बच्चे को कैसे कोई थप्पा लगाने देगा बुली का। अब ये सब चीजें अलग, कोई कोई स्कूल में होता है, कोई कोई स्कूल में नहीं होता है, एंड इसमें कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि वो स्कूल मतलब अपर क्लास स्कूल हो या मिडिल क्लास हो या लोअर क्लास, इसमें ये बिल्कुल ही मैटर नहीं करता। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक गवर्नमेंट स्कूल में या लोग जो मतलब अंडर प्रिविलेज स्कूल्स में भी आपको ये पावर पॉलिटिक्स के हिसाब से दिख सकता है। मिडिल इनकम ग्रुप में कहीं ना कहीं कुछ ब्राइबरी के तौर से दिख सकता है। अपर क्लास में अगेन कोई और फॉर्म में दिख सकता है, जिस तरह से इन्फ्लुएंस हो या सपोर्ट हो एज ए ट्रस्टी या कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं ये बोलना चाह रही हूँ, ये मैटर नहीं करता कौन से क्लास में हो रहा है, मैटर ये करता है कि पावर हर जगह बहुत स्ट्रांग है। दूसरा चीज, बच्चे को कोई भी दो प्रेशर में नहीं जाने देना है, क्योंकि अक्सर बच्चे जो बुली के शिकार बनते हैं वो इसलिए बनते हैं क्योंकि बुली उनको या तो फिजिकली कमजोर समझता है या पढ़ाई में कमजोर समझता है। बुद्धू ऐसे ऐसे करके, टपली ऐसे करके, मतलब गुजराती में हम लोग उसको बोलते हैं कि ऐसे करके मार दिया सर पे या कहीं पे, जैसे मतलब ऐसे डिसमिस कर दिया, उस इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। ये कब होता है? जब बच्चा कोई भी चीज में मतलब एक्सट्रीम प्रेशर में रहता है, या तो पढ़ाई को लेके एक्सट्रीम प्रेशर में रहता है, देख रहा है बुली या जो कोई थोड़े पावर में है कि इसको तकलीफ हो रही, इसको और परेशान करो, इसको और ज्यादा, इसकी मम्मी इसको बोलती है कि पढ़ाई नहीं करता, टीचर बोलती है पढ़ाई नहीं करता, या फिर दौड़ भी नहीं सकता, इतनी छोटी सी रेस में हार गया। द पॉइंट हियर इज कि किसी को सबसे पहले वो सिचुएशन क्रिएट होने ही नहीं देना है, हैंडल कर लेना है। पेरेंट्स के तौर से एक्स्ट्रा प्रेशर बच्चे को, देखिए कोई भी बच्चा जीनियस, अगर आप सोचते हैं आपका बच्चा पढ़ाई में सबसे अव्वल आएगा तो जाके वो बड़ा जीनियस आइंस्टाइन बनेगा या कोई बड़ा मिनिस्टर बनेगा या बड़ा लीडर बिजनेसमैन बनेगा, ये कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जो स्टोरीज में बच्चे एवरेज भी रहे या बिलो एवरेज भी रहे तो वो कुछ करके दिखाए हैं। तो शुरू से प्रेशर क्यों डालना है, उसको अच्छे से अपने पेस पे जाने दीजिए। दूसरी बात कि उसको हर चीज का एंजॉयमेंट होना चाहिए। आप पर्सनली भी अगर उसको कोई एक्टिविटी क्लास में डाल रहे हैं या कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर या एक्स्ट्रा कुछ करा रहे बच्चे को, आप फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर, क्राफ्ट सब में भी डालिए और पढ़ाई रिलेटेड एकेडमिक में भी डालिए। तो आपको पता चलेगा आपका बच्चा स्टैंड कहाँ करता है। तो कल जाके अगर कोई भी टीचर तक हो सकती है बुली, जहां टीचर ने कुछ एक्स्ट्रा बोल दिया बच्चे को बिना समझे और उसको हर बार ताना सुनाते रहे और बच्चे को उस चीज को हर्ट हो गया, या सीनियर हो सकता है कोई। तो मेन चीज है कि बच्चे को स्ट्रेस में नहीं पड़ने देना है। अगर बच्चा एक्सट्रीम स्ट्रेस में अगर पेरेंट्स की तरफ से गया, या टीचर तो भूल जाइए, पेरेंट्स की तरफ से ही गया, तो कल जाके वो सब चैनल उसके लिए बंद है। सही जी। मदिया जी, जब हमारा जो बच्चा बढ़ रहा था, अब नौजवान हो गया है, ठीक है, अब वो ही इज नाउ यंग एडल्ट, अब एक चौराहे पे आके रुक जाता है कि पता नहीं उसको क्या रास्ता लेना है, समझ में नहीं आता है। डिसीजन मेकिंग इज सो डिफिकल्ट एट दिस स्टेज। करियर के बारे में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर अगर जॉब में होता है तो वहाँ सही फैसला नहीं कर पाता है, या फिर अगर जॉब में लग भी जाता है तो लोगों के साथ कैसे डील करना है, ये एक प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि ही मे नॉट बी अ गुड टीम प्लेयर, तो वहाँ हो सकता है जॉब लूज भी कर सके, या फिर जो है ऑफिस पॉलिटिक्स में जो है वो इन्वॉल्व होके वहाँ शिकार बन सकता है। इस तरह की चीजें होती हैं इस एज ग्रुप में जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं। तो उस बारे में जरा कुछ कहना चाहें, ताकि हमारा जो नौजवान तबका है, जो नौजवान हमारे जो देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, उन्हें कुछ टिप्स मिल सकें कि भाई ठीक है, अब बचपन में तो हमारा इस मामले में वो ऐसी डेवलपमेंट नहीं हो सकी, या किसी ने कहा नहीं, या फिर हमने ध्यान नहीं दिया, ठीक है अब हम बड़े हो गए, अब हमें क्या करना है।
ठीक है। तो लेट जो है वो कभी भी मतलब उतना लेट नहीं होता, कभी भी आप उसको जो है यू देखिए कैन अडल्ट्स वर्क के ऑन इट। टाइम तक भी लेट नहीं होता। अगर अडल्ट्स की भी ये प्रॉब्लम होती है हम बात कर सकते हैं बाद में, बट जी, इसको पहले मैं एड्रेस करती हूँ कि टीनेजर्स और जो आप यूथ, आई थिंक कॉलेज यूथ और यंग प्रोफेशनल्स की आप बात कर रहे हैं, कि जी, जब हम उस कैट एज ग्रुप को देखते हैं, अक्सर ये बात समझना जरूरी है कि मैं अक्सर ये चीज अब एक कॉमन चीज बन गया है। मेंटल जी, हेल्थ कितना बड़ा, लास्ट 2 साल में मेंटल हेल्थ इतना ज्यादा हाइप्ड वर्ड हो गया है कि इतना ज्यादा लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, और कई बार शिकार ना होने के बावजूद अपने आप को शिकार मान के विक्टिम बैठ जाते हैं कि अरे मेरे को तो बहुत स्ट्रेस है, मेरा बॉस तो बहुत मुझे काम देता है, मुझे बहुत ज्यादा टेंशन मिलता है। ये सब हम अक्सर इमेजिन ज्यादा सोचने लगते हैं, हम ओवर थिंकर बन के, कुछ नहीं होता है उसको भी हमने बना लिया पूरा सिचुएशन एंड तक, हमारा जबकि थॉट उतना प्रोसेस होता भी ऐसे नहीं हो है कई गया है बार। सब। जी, जी, मतलब क्योंकि देखिए मेंटल, यही चीज सोसाइटी में मुश्किल है, मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि हर चीज, हम जब कोई एक प्रॉब्लम को उठाते हैं ना, स्पेशलाइजेशन का तकलीफ ही ये है कि जो दुनिया का जो फोकस अभी बहुत सालों से बन गया था, स्पेशलाइज करो, तो ये मेंटालिटी एक्चुअली स्पेशलाइजेशन की, प्रोफेशन के अलावा बाहर लाइफ में तो वो हर्ट करेगी। जी, क्योंकि मेंटल हेल्थ को भी इतना बड़ा एक इशू बना दिया है, जहां पे कुछ नहीं भी हो तो आदमी उसको ले आता है। विमेन एम्पावरमेंट को इतना बड़ा बना दिया है, कुछ नहीं भी हो तो उसको ले आते हैं सब। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि एक बैलेंस्ड अप्रोच रख के और नॉर्मल कॉन्वर्सेशन बहुत जरूरी है। तो इधर सबसे पहले समझना जरूरी है कि आपको अगर मेंटल हेल्थ का अवेयरनेस या तो बॉस ने करवाया या बाहर किसी ने करवाया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके बॉस को ही बोले पहले आप ही सीखिए कि आप हम लोग पे कम करें। सबसे बड़ा बात, अगर आपने यही बोल दिया तो आपको मेंटल हेल्थ ही नहीं समझ आया, क्योंकि वो इंसान जो आपका बॉस है उसका भी कुछ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, इसलिए वो कुछ ऐसा कर रहा है। तो जी, वो आपको इशू बीच में लाना ही नहीं है तुरंत। पहले एक्चुअली जब प्रोफेशनल हेल्प या आपको कोई बार बार अगर कोई चीज आपको प्रॉब्लम करती है और आप उसको पर्सनली नहीं हैंडल कर पाते, तो आपके लिए ये जरूरी है कि एक इंसान आपकी लाइफ में ऐसा होना चाहिए जो आपके खुद के काम की जगह पे हो, जिसको आप मतलब एज अ ट्रस्ट समझ पाए। ये बहुत जरूरी है, अपने काम की जगह पे एक ऐसा रिलेशन होना जिनको आप बहुत ट्रस्ट कर पाए। मतलब हर पर्सनल एंगल से ना भी हो, सिर्फ प्रोफेशनल एंगल हो या प्रोफेशनल हो पर्सनल ना हो, कोई बात नहीं, बट एक चीज के लिए एक भरोसेमंद इंसान जो आपको ऑनेस्ट ओपिनियन दे हर चीज का, ये बहुत जरूरी है। दूसरा, आपके पर्सनल लाइफ में वो आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके अंकल आंट हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, लेकिन एक इंसान आपके प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में आपको इस तरह से ट्रस्ट, आस्ते आस्ते भरोसा चेक करते हुए देखना है कि वो इंसान को आप छोटी छोटी चीजों में ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं। जब आपको लगे कि ये इंसान लायक है, जी, आपको सिर्फ उससे ऑनेस्ट ओपिनियन लेना है कि जी, आपने जो शेयर किया वो आपको ऑनेस्टली उस चीज का मुंह पे जवाब दे पाते हैं कि नहीं। अगर किसी ने आपके लिए इतना भी काम कर दिया, उसके बाद आपके लिए आसान हो जाएगा कि आपको किसको अप्रोच करके कहां से हेल्प लेना है। जी, और नेक्स्ट चीज है कि कोई भी आज जो स्टार्टअप कल्चर, सिंस आपने बहुत अच्छा ये पॉइंट उठाया डॉक्टर शफीक, मैं ये बोलना चाहूंगी कि कई बार ये जो स्टार्टअप कल्चर को लेके जो सबको भूत सवार है, यंगस्टर्स में खास करके, ये बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है देश को भी, और एट द सेम टाइम जो बाकी लोग मतलब फैमिली के तौर से हो या उनको जो उनके लिए केयर करते हो। क्यों? क्योंकि स्टार्टअप, देखिए आपको कोई अगर फंडिंग दे भी देगा, आप काम करिए, अपने ड्रीम्स पे काम करिए, बट हालात देखकर काम करिए। सब कुछ छोड़ छाड़ के एक चीज के पीछे लग जाना, जब आपकी खुद की पेरेंट्स आपको इतना खट खट के पैसा दे रहे हैं, आपके पेरेंट्स ओल्ड हो गए और आपको उन पे रहम नहीं आता और अपना सिर्फ स्टार्टअप का ड्रीम सवार है, ये गलत है। उस जी, टाइम पे ये रियलाइज करना बहुत जरूरी है कि जिस तरह से आपके फादर को जो जॉब नहीं पसंद था, जो बिजनेस नहीं पसंद था, उन्होंने वो काम किया कि आपकी माँ और आपके बच्चे और घर में सब कोई खा पाए, इसलिए उन्होंने भी अपना मन को मार के उस काम को अचीव किया। आप नेक्स्ट कदम पे अपने लेगेसी को, फैमिली को और फादर और मदर की लेगेसी को ले जाइए और बोलिए कि मैं जल्दी जल्दी अच्छे से मेहनत करके अभी अपना नापसंद का जॉब करूंगा कि एटलीस्ट मेरे पेरेंट्स को मैं सपोर्ट कर पाऊं, उनको कम स्ट्रेस हो, और साथ में मैं सेव करूंगा अपने पे कम शौक शौक जो दुनिया को दिखाने का जो शौक है उस पे मार के, या कुछ और एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम, इनकम स्ट्रीम ढूंढ के, एक्स्ट्रा खट के मैं जो पैसा कमाऊंगा उससे मेरा स्टार्टअप चालू होगा।
ये सही मेंटालिटी है। इससे आपको ना सिर्फ अपने घर में इज्जत मिलेगी, बल्कि आपको सोसाइटी में इज्जत मिलेगी। कल जाके आप उससे बड़ी सक्सेस स्टोरी बन पाइएगा, जबकि आपने सिर्फ सोचा था कि मैं एक स्टार्टअप करके सक्सेस स्टोरी बन जाऊंगा, जी, क्योंकि उसमें किसी की ब्लेसिंग ना हो। जब आपके पेरेंट्स खट रहे हो, परेशान हो रहे हो और आप इतना बड़ा सपना देख रहे हैं, आपको मीडिया तो 2 ताली दे देगी, लेकिन आपके माँ-बाप आपकी बददुआ देंगे, उसका क्या फायदा? तो सही ये बहुत जरूरी है, ये बैलेंस्ड अप्रोच, तभी नेशन आगे बढ़ेगा, क्योंकि आपने सबका देखा। कल जाके अगर आप इकोनॉमी के हिसाब से देखें, जिस माँ बाप को आपने छोड़ दिया अपने स्टार्टअप के लिए, स्टार्टअप से आप इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पर कल जाके जो पेरेंट्स को जो केयर नहीं मिल रही है, 2 इंसान ह्यूमन रिसोर्स इंडिया में जो बर्बाद हो रहा है, या कल जाके अगर उन्होंने किसी ने उनको ओल्ड एज होम में डाल दिया, तो ये सब जो नुकसान हो रहा है, ये तो इकोनॉमी पे हिट हो रहा है, बर्बादी हो रही है ह्यूमन रिसोर्स का। आप एक गरीब को जाके सपोर्ट करना चाहते हैं, स्टार्टअप उसके लिए करना चाहते हैं, तो इससे अच्छा आप कुछ और फाइनेंशियली सस्टेनेबल प्लान सोचिए, जो आपको और दूसरों को भी भला करे। जी। मदिया जी, आपने बहुत ही अपने दर्दमाना दिल से जो है आप बातें निकाल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि दर्शकों तक ये बातें पहुंचेंगी। हमने एक पॉइंट बताया था दर्शकों को कि हर एक स्टेज में अलग-अलग स्किल जो है वो सोशल स्किल मायने रखती है। मिसाल के तौर पर छोटा बच्चा जो है वो माँ उसको देख मतलब जब माँ देखती है तो बच्चा स्माइल करता है, तो वो एक स्किल है। इसी तरह से जब बच्चा बोलने लगता है, मिसाल के तौर पे 1 साल के आस-पास जो है मामा, दादा, बाबा इस तरह से जो कुछ बोलता है, फिर आगे उसके सेंटेंसेस बनने लगते हैं। कुछ बच्चे जो हैं थोड़ा देर से बोलने शुरू करते हैं। कुछ पेरेंट्स की कंसर्न होती है कि चूँकि ये सोशल स्किल्स में आता है कम्युनिकेशन भी, और आप माशाल्लाह जो है कम्युनिकेशन के मेंटर भी हैं। थोड़ा हम पेरेंट्स को टिप देना चाहेंगे आपके द्वारा कि बच्चे की वोकैब्युलरी जो है या फिर उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, इसको बढ़ाने के लिए पेरेंट्स किस तरह से इंटरैक्ट करना चाहिए? जो अर्ली स्टेजेस होते हैं बच्चे के। जी, तो राइट, तो ये चीज आपने बहुत ही, 2 चीजें इसमें होती हैं, आपने जो बोला इसमें 2 टाइप के कंसर्न होते हैं, एक सोशल एंगल से होता है और एक सोशल एंगल पर्सनल और एक सोशल एंगल एकेडमिक होता है। मतलब ये एज ग्रुप में जो आप बोल रहे हैं, तो इसमें अगर हम टॉपिक को इस तरह से अगर देखें दोनों एंगल से, तो अक्सर ये ऐसा होता है, और कई बार बच्चे तोतलाते हैं, जैसे क्लैरिटी नहीं होती स्पीच पे या स्टैमर करते हैं। एक होता है तोतला और एक होता है जब अटक अटक के बात करते हैं। जी, ये जी। चीजें बहुत ज्यादा डरने वाली नहीं है, और तुरंत स्पीच थेरेपी में पेरेंट्स चले जाते हैं, तुरंत कुछ बड़ा। और आज अगर देखा जाए तो कई बार ऐसी सब चीजें थोड़ी बिजनेस एंगल पे भी आ जाती हैं, तो लोग उसको मतलब ज्यादा ही मैग्नीफाई करके बताते हैं, तो उनके भी बिजनेस बन जाता है, बट वो बेचारे पेरेंट्स उस तरह से उसको लेके स्ट्रेस लेके बैठ जाते हैं। तो मुझे अफसोस पेरेंट्स के लिए होता है कि उनको क्यों घबराएं हम लोग, उनको तो और सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है। हमारी जो कंट्री में जो पेरेंट्स है, उनको जितना प्रेशर आता है मेरे ख्याल से और किसी में उतना प्रेशर नहीं आता, क्योंकि उनको टीचर भी बच्चे की शिकायत ही सुनाते हैं, आपका बच्चा बोलता क्यों नहीं अभी तक, आप बच्चे को प्रैक्टिस करवाइए। अरे भाई, आप देखिए, काउंसलर के तौर से बच्चा बोलने नहीं लगेगा तो क्या उसका कुछ बड़ा नुकसान हो गया? उसके टाइम से बोलेगा, हो सकता है। या कोई और चीज में बच्चे को इंटरेस्ट हो, या बच्चा कुछ अंदर से कुछ ट्रॉमा कुछ देखा हो या कुछ गया हो, वी नेवर नो। डिफरेंट जी, डिफरेंट सिचुएशंस में अलग अलग हालात में अलग अलग चीजें होती हैं। और जी, दूसरी बात कि अगर हम इस तरह से पेरेंट्स को अगर हमेशा स्ट्रेस में डालेंगे हर तरह से, तो आज देश नहीं बढ़ पाएगा। तो जितना ज्यादा पेरेंट्स को सपोर्ट सिस्टम इस कंट्री में मिले, नॉट जस्ट दिखावे के तौर से कि हम पेरेंट्स को सपोर्ट कर रहे, पेरेंट्स बोल पा रहे, बोलना बड़ी बात नहीं है, पेरेंट्स को कंप्लेन सुनना बड़ी बात नहीं है, पेरेंट्स को एक्चुअली कंप्लेन को सही तरह से एड्रेस करना। जिस तरह हम बच्चे को प्रॉब्लम्स को बैलेंस करके देखना चाहते हैं, उसी तरह पेरेंट को भी बैलेंस करके देखना बहुत जरूरी है। जी, अगेन, जब हम बोलने की बात करते हैं, अक्सर जब बच्चे छोटे होते हैं, कई तरह से आप टेस्ट पहले करिए कि बच्चा क्यों नहीं बोल रहा है। अक्सर श स में बच्चे को तकलीफ होती है, या बच्चा ऐसे टंग को लेके कंफ्यूज होता है कि कहाँ हिट करेगा और कहाँ जाने से क्या लेटर निकलेगा, ये सब कंफ्यूजन होता है। आप बच्चे को 100 बार दिखा दीजिए, बच्चा नहीं बोल पाएगा। इसका एक स्ट्रेटजी ये है कि अगर मेजॉरिटी लोग आई थिंक जानते हैं इस टेक्निक को, इसको क्या होता है कि जब यूट्यूब होता है या कुछ भी गूगल होता है, बच्चे लोग को कोई ना कोई चीज का शौक होता है, कार्टून हो, मूवी हो, सॉन्ग हो, वीडियो हो, कुछ भी। बच्चे को खराब फील होता है जब उसको कोई नहीं समझता। जी, उसको आप सोशल ह्यूमिलिएशन में मत डालिए।
आप सीधा अगर YouTube सर्च ही करके देखिए, अगर आपका तोतला निकला और आप नहीं बोल पाए, बच्चे को बहुत तकलीफ होगा। अरे मेरा वर्ड क्यों नहीं समझ रहा ये? तो इसी तरह से आप बच्चे को अगर पुश करिएगा, तुम करके देखो, वो आस्ते-आस्ते अपना काम करवाने के लिए और टेक्नोलॉजी के लिए स्मार्ट दिखने के लिए वो बच्चा कभी-कभी क्रैक कर लेगा उस वाले सीमा को। और ये मेरे खुद के फैमिली में हुआ है कि बच्चे को तकलीफ होता था। तो जब मैंने उसको बार-बार ये करा के देखा, उसका एक्चुअली वो प्रॉब्लम चला गया। दूसरा बात, बच्चे के साथ बैठ के उसको ह्यूमिलिएट नहीं फील कराना। श और स का मतलब नहीं पता, बुद्धू हो बुद्धू। इस तरह से एक अक्सर पेरेंट्स और बड़ों को इतना, टीचर्स को भी, इतना बुद्धू राम है, इतना भी नहीं समझता कि श और स क्या होता है, और ये ह को ह बोलता है। द वे वी टेल आवर चिल्ड्रन, उसको ह्यूमिलिएशन अगर आप फेस कराएंगे तो वो बच्चा कभी नहीं खुलेगा। दूसरा बात है, बच्चे के साथ बैठ के अगर आपको लगे बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा है, आप कुछ ऐसी सीडी देखिए, आप कुछ ऐसा देखिए जिसमें बार बार उस लेटर को श करके, श से रिलेटेड कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो। सिर्फ बार बार कॉन्शियस उसको मत कराइए, श बोलो, ऐसे नहीं। बहुत अनकॉन्शियसली उसके साथ एक्टिविटीज करिए। उस भाषा में अगर वो इंग्लिश का श नहीं बोल पाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल श होता है शार्क, ठीक है, तो शलगम हिंदी का करके देखिए। आप अलग अलग लैंग्वेज में वो श का वेरिएशन करके आप आगे पीछे अलग अलग वर्ड्स डाल के देखिए। कई बार ये भी वर्क करेगा कि बच्चा एक लैंग्वेज में पकड़ लेगा और मदर टंग हो सकता है या कोई दूसरा एकदम अनरिलेटेड लैंग्वेज, वो हम नहीं पता कर सकते अभी, बट एग्जाम्पल है कि वो चीज बच्चे को हेल्प कर सकता है। क्योंकि मे बी वो इंग्लिश का टीचर का श सुन के सोचता है अरे हमसे नहीं होगा, या बाकी बच्चे इस तरह बोलते हैं, साइकोलॉजिकली उसका कोई अटैचमेंट श से है, वो नहीं कर पा रहे, या उसको कुछ उस टाइम कुछ फील हुआ होगा ह्यूमिलिएशन, तो वो श नहीं बोल पा रहे हैं। बट अगर वो कॉन्टेक्स्ट बदल जाए और श दूसरे लैंग्वेज में आ जाए, तो बच्चा मे बी कर लेगा, क्योंकि उसका वो साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट अलग हो गया, अब उसको सिर्फ बोलना है। तो ये सब टेक्निक्स अक्सर काम करते हैं। और तीसरा, कि अगर बच्चे को लैंग्वेज में अगर डिले होता भी है, तो अक्सर 6-7 साल तक आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि तब तक आपको उतना सोशल हाईलाइट करना, हाँ अच्छा लगता है जब एक छोटा बच्चा बहुत बड़ी बड़ी बातें कर ले, इतना अच्छे से बोल ले, स्मूथ बोल ले, अरे तुम्हारा बच्चा इतना स्मार्ट निकला कि इतना सब बोलने लगा इसी एज के साथ, इतना सब उसको बोलने आता है, इतनी क्लियर स्पीच। ये जरूरी नहीं है। कई बच्चे लेट कुछ चालू करेंगे, वो दूसरे से आगे भी निकल सकते हैं। बात है कि कितना एज पेरेंट्स और अडल्ट्स और टीचर्स और मेंटर्स उसको सपोर्ट कितना मिलता है बच्चे को, और तब वो हर चैलेंज को ओवरकम कर लेगा। जी। बदिया जी, कुछ बच्चों में जो है एक फियर होता है, फोबिया होता है, जैसा डार्कनेस हो गया, या फिर मेडिकल विजिट है, डॉक्टर के पास जाना, मतलब नाम लेते ही जो है वो दे मेक फेसिस एंड फिर वो भागने की तरफ। तो इस बारे में जरा पेरेंट्स को कुछ आप टिप देना चाहेंगे? सबसे पहले कि मिथ मत लाइए बीच में। इसका मतलब क्या है कि अक्सर बच्चे ये बोलते हैं कि घोस्ट, मम्मी लोग सिर्फ पापा लोग डराने के लिए हम लोग को यूज करते हैं, घोस्ट कुछ होता नहीं है, बच्चे जानते हैं ये चीज। कहीं ना कहीं अगर आप सुई का डर दिखाएंगे बच्चे को डेली लाइफ में, खाओगे नहीं, सुई लाएंगे, डॉक्टर अंकल को बोलेंगे सुई दे, ये बहुत खराब इंजेक्शन आदत है। नहीं नहीं, इंजेक्शन कोई इस तरह से दिखाते पेरेंट्स के कुछ मार चीर देने का मतलब कुछ तरीका है। तो बच्चा कल जाके जब सच में कुछ मेडिकल इमरजेंसी आई तो वो तो चिल्ला चिल्ली करेगा, क्योंकि आपने ही उसको डराया गया, धमकाया था। तो ऐसी कोई चीज जो मेडिकल हो या हेल्थ रिलेटेड हो, दवाई, तुम नहीं बात करोगे, तुमको ये गोली दे देंगे, तुमको सिरप पिलाएंगे, तुमको खाना नहीं खाओगे तो ये सब डर, ये सब गलत डर है, क्योंकि हेल्थ इतना इंपॉर्टेंट चीज है। उसका कल जाके कुछ भी हो, गॉड फॉरबिड कुछ भी हो, उसको अचानक से कुछ इमरजेंसी कुछ डोज देना पड़े, कल वो बच्चा लेगा ही नहीं, उसकी जान खतरे में आ जाएगी, लेकिन उसके दिमाग में रहेगा ये खराब है। तो कभी भी आपका बच्चा अगर खा नहीं रहा है, पढ़ नहीं रहा है, बात नहीं सुन रहा है, अब धमकी, हेल्थ रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजों को धमकी मत बनाइए, क्योंकि कल आपके बच्चे की लाइफ खतरे में हो सकती है, क्योंकि इलिटरेसी की वजह से। ये बहुत, ये बड़े स्टेटस या कुछ एजुकेशन डिटरमिन नहीं करता आप कितने लिटरेट है, सोच बुद्धि और विजन डिटरमिन करता है, और विजडम डिटरमिन करता है कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है। और दूसरी बात कि जब हम डॉक्टर्स की बात करते हैं, बच्चे को दिखाइए कि अगर सपोजिंग कुछ खराब, ऐसे बच्चे कई बार होते हैं जिनको कुछ सीरियस हो गया है और इसीलिए माँ बाप को ले ही जाना पड़ता है। डेंटिस्ट और वो सब तो सेकेंडरी लेवल है, उससे बड़ा लेवल कुछ भी हो सकता है, बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो बच्चे को ये नहीं फील कराना है कि ये पेन अचानक से चला जाएगा, स्वीट दे देंगे, ये बहुत कॉमन टेक्निक है। बच्चे को इतना समझाना है, बेटा तुमको ठीक होना है ना। अब जैसे छोटे से बच्चे को क्रिकेटर बनने का शौक है,
तुमको इंडिया के लिए खेलना है ना, तुम कैसे खेलोगे अगर तुमको यही दर्द हुआ? तो जल्दी से दर्द चला जाएगा अगर तुम डॉक्टर अंकल के पास जाओगे या डॉक्टर आंटी तुमको सुई दे देंगी तो जी तरीका होता है। बच्चे को कुछ बड़ा पिक्चर दिखाइए, क्योंकि कल जाके उसको दुनिया भी यही बड़ा पिक्चर पे ही सिखाने बोलेगी, लेकिन तब बच्चे को नहीं आता देखना जी बड़ा। जी तो ये एक टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने 2 चीजें बताई, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। उसके जी बाद ऑटोमेटिकली फिर पेरेंट्स को ये आ जाता है। जब पेरेंट्स को आप स्टार्टिंग पॉइंट बता दीजिए, फिर उसके बाद पेरेंट्स खुद ही अपना एक मतलब एंगल लेके उसको आगे पुश कर लेते हैं। जी। वैसे आपसे बात करने के लिए हमारे पास सवाल तो बहुत ही है, लेकिन ऑफ वक्त भी कोर्स। जो है उसका भी हमें बिल्कुल। ख्याल रखना होता है। राइट। तो मैं एक्चुअली दर्शकों को यहाँ बताना चाहूँगा कि हम सोशल डेवलपमेंट बच्चों में और नौजवानों में और फिर जो है बड़े बड़ों में जो है इस बारे में हम बात कर रहे थे। जो एक्चुअली बहुत से पॉइंट्स कवर हो गए हैं, लेकिन जो लोग लेट ज्वाइन हुए हैं उन्हें कुछ स्लाइड्स के जरिए में मेन मेन पॉइंट्स जो है रिवाइज करना चाहूँगा, ताकि एक आध चीज़ें अगर ज़हन में रह गई तो फिर उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। उसके बाद हम इंशाल्लाह कंक्लूड करेंगे। शुरू में हमने बात की थी कि सोशल डेवलपमेंट जो है वो बचपन से लेके बड़ी उम्र होने तक भी जो है चलते रहता है। इससे एक प्रोसेस है जिससे हम बच्चा जो है वो सीखता है कि भाई वो अपने आप को समझे और अपने अतराफ के लोगों के साथ कैसे डील करना है वो सीखे, ताकि वो एक कामयाब इंसान बने। जब बच्चा दूसरे बच्चों के साथ खेलने लगता है तो उसकी वोकेबलरी बढ़ने लगती है, अच्छे अल्फाज सीखने लगता है। वो भी एक एक्सपीरियंस होता है उसके लिए। मदिया जी ने उसको बहुत बेहतर तरीके से बताया। फिर जो है पीयर प्रेशर के बारे में मदिया जी ने बताया कि नेगेटिव प्रेशर को जो है वो कैसे डील करना है जब बच्चे स्कूल में जाते हैं। तो ये भी एक स्किल है सीखने के लिए, ठीक है। प्रेशर होता है इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रेशर को जो है सकम हो जाएं, इसका मतलब ये नहीं कि वी गिव इन, ऐसा नहीं है। तो वी शुड नो हाउ टू डील विद, और ये यही जो है बच्चों को भी सिखाना होता है। फिर जब नौजवान होते हैं, फिर जब जॉब के चक्कर में होते हैं तो फिर उन्हें डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। रिलेशनशिप में कैसे अपने आप को मैनेज करना है, न्यू रिलेशनशिप जब बनती है तो उसको कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीजें जो है वो भी जो है सोशल स्किल में आती हैं, वो मदिया जी ने बताई हैं। जो सोशल स्किल क्यों इम्पोर्टेंट, हमने इसको सिलेक्ट इसलिए किया था कि ये एक ऐसी स्किल है जिससे दूसरी चीजें जो है बच्चे को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। मिसाल के तौर पर उसकी जो लैंग्वेज स्किल्स हैं, जब तक वो बच्चा किसी दूसरे बच्चे के साथ इंटरेक्ट करना नहीं जानता, उससे कोऑपरेट करना नहीं जानता, उससे कम्युनिकेट करना नहीं जानता, फिर वो अपनी वोकेबलरी नहीं बढ़ाएगा। फिर वो उसकी जो बात है वो कोई सुनेगा भी नहीं, और जो दूसरों की बात कही हुई बात वो सुन भी नहीं पाएगा। तो उसकी जो लैंग्वेज स्किल्स है वो इससे डेवलप होती हैं। फिर इसी तरह से जब वो लैंग्वेज में जब थोड़ा प्रोफिशिएंट हो जाता है तो फिर उसके सेल्फ स्टीम भी जो है बढ़ जाती है। जब सेल्फ स्टीम बढ़ जाती है तो फिर उसकी और लर्निंग स्किल बढ़ती है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा जो है शाय है फॉर सम रीजन के, मतलब उसके या तोतला रहा है या फिर वो जो स्टैमर कर रहा है या इस तरह से है, तो वो अगर कहीं ना कहीं उसको अपने आप को इन्फीरियर फील करता है तो ही विल नॉट बी सिटिंग इन द फ्रंट बेंच, ठीक है। दूसरों से मिल नहीं सकेगा या फिर दूसरों से इंटरेक्ट नहीं करेगा कि वो उसकी बात पे हंसेंगे लोग। तो ये जो सेल्फ स्टीम का मामला है, बच्चा जब वो डेवलप करता है तो उसकी लर्निंग स्किल जो है वो भी आगे बढ़ने लगती है। इसी तरह से जो है जब लोगों के साथ वो अफेक्ट होती है। पॉजिटिवली इंटरेक्ट करने लगता है, जो मदिया जी ने कहा कि भाई जिंदगी में बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए जो स्किल जरूरत पड़ती है वो सोशल स्किल जरूरत होती है। एंड दिस इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ में। जैसा मदिया जी ने कहा कि भाई एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, चाहे वो पेरेंट का हो, टीचर का हो या स्टूडेंट का हो। ये पॉजिटिव एटीट्यूड जो है हमें एक कामयाब इंसान बनाने में बहुत मददगार साबित होते हैं। जब तक पेरेंट जो है अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करके, इंटरेक्ट करके, उनके इश्यूज में इन्वॉल्व होते रहते हैं, बच्चों को सोशल स्किल्स डेवलप करने से कोई नहीं रोक सकता। तो मदर क्या बोलते हैं कि मदर्स लैप इज द फर्स्ट स्कूल, ठीक है। तो जो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होना है वो बहुत जरूरी होता है सोशल स्किल में। फिर बच्चे स्कूल जाते हैं, वहां से सीखते हैं, दूसरे बच्चों से सीखते हैं, फिर सोसाइटी सीखते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन प्राइमरी जो स्कूल है सोशल स्किल पे वो हमारा अपना घर होता है।
बच्चों के साथ जब छोटे होते हैं तो आई कांटेक्ट बनाना, या फिर जो ट्रस्ट बिल्डिंग जो उनकी एज होती है, छोटे बच्चे, मिसाल के तौर पे यहाँ पिक्चर में आप देख रहे हैं कि अगर आप मिसाल तुम्हें ऊपर बच्चे को छोड़ के आप हाथ उठा लेंगे, आप इमेजिन करें क्या होगा। सपोज वो थोड़ा बहुत गिर भी जाए, थोड़ा बहुत ज्यादा मार न भी लगे, लेकिन जिंदगी में वो कभी आपको भरोसा नहीं करेगा। तो जो ट्रस्ट बिल्डिंग एज होता है उसमें उनकी जरूरियात पूरा करना जरूरी होता है। तो वो एक तरह के एक सोशल स्किल है ट्रस्ट बिल्डिंग। बच्चे जब सीखते हैं तो फिर वो जिंदगी में किस पर कैसे भरोसा करना है वो भी सीखते हैं। फिर जो है मैडम ने कहा कि बच्चों के साथ किस तरह से जो है वोकलाइजेशन शुरू करना है, बात जब हम करते हैं उनकी वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए। वो बच्चा भले ही अपनी मतलब जो आप जिस अंदाज में बोल रहे हैं वैसे बोल ना सके, लेकिन फिर भी जो है वो कोशिश करता है। ठीक है, तो आप अपने तौर से समझाने की कोशिश करें, जो अल्फाज सही होने हैं वो कितनी ग्रास्प करेगा, कितने प्रोड्यूस करेगा, वो एज के साथ आपको पता चलेगा। लेकिन वो सुन रहा होता है, समझ रहा होता है, कॉम्प्रहेंड कर रहा होता है। सिर्फ वो डेवलपमेंट स्टेज इस तरह का होता है कि वो इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट एज यू आर स्पीकिंग। तो वो मानकर चलने वाली बात है, लेकिन वो प्रोसेस चलते रहना है। फिर जो होता है कॉपी कैटिंग, जो ये होता है कि भाई आप जैसा काम कर रहे हैं बच्चे वो देख के ऐसे काम करने लगते हैं। ये भी एक सोशल स्किल है। अगर आप चाहते हैं कि भाई कोई पॉजिटिव सोशल स्किल आप अपने बच्चों में इनकलकेट करें, तो आप भी उनके साथ कुछ करते रहें, ताकि बच्चे आपका देखा देखी जो है वो चीजें कॉपी करें और उनके अंदर वो स्किल्स डेवलप होते रहें। पीकअबू भी होता है कि भाई आप जो है थोड़ी देर के लिए गायब हो जाते हैं, फिर वापस अपीयर होते हैं। तो इस तरह से जो है उनको एक अंदर एक भरोसा आता है कि भाई ये अपने हैं, ये फिर थोड़ी देर अगर गायब भी हो गए तो वापस आते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक रूम कमरे से जो है बच्चे के रूम से किसी काम से दूसरे कमरे में चले गए, तो बच्चा परेशान हो जाता है अगर ये स्किल उसके अंदर डेवलप नहीं होती है। तो उनको पता होना है कि भाई आप किसी काम से गए फिर आते हैं, तो फिर उनके अंदर जो डर है वो नहीं रहता है। ये एक खेल खेल में आप वो बच्चे को स्किल डेवलप कराते हैं। इससे जो बच्चे की जो स्ट्रेंजर एंग्जाइटी है वो भी जो मतलब 9 महीने के बाद जो स्ट्रेंजर एंग्जाइटी बनती है बच्चों में, उससे भी जो है बच्चे थोड़ा इसमें महफूज होते हैं। जब भी आप कहीं अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स के पास जाते हैं तो बच्चों के साथ में जब ले जाएंगे तो वहाँ ये भी जो इंटरेक्ट करते हैं छोटों से हो या बड़ों से, तो उसके अंदर भी जो है जिस अंदाज में आप इंटरेक्ट करते हैं उससे भी जो है वो उनके अंदर सोशल स्किल डेवलप होती है कि छोटों के साथ कैसे बिहेव करना है, बड़ों के साथ कैसे बिहेव करना है, किसी के घर में जाते हैं तो कैसे बिहेव करना है। ये भी जो है चीजें बच्चे सीख रहे होते हैं। फिर एक एज ग्रुप में आता है कि बच्चे अपने तौर पे सेल्फ एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर बच्चे वो गार्डनिंग में कुछ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये इन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं, वो थोड़ा बहुत सीख लेते हैं। दे नो टू हाउ टू एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंटल और एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है वो कॉन्सेप्ट जो है फिर कभी हम सेशन में कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है इट्स अ पार्ट ऑफ सोशल स्किल कि भाई अपने आप से वो एक्सप्लोर करके जो है चीजों को देख रहे होते हैं। या फिर दूसरे पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक बच्चा नाराज है, दूसरा बच्चा उसे कंसोल कर रहा है, एम्पथाइज कर रहा है, ठीक है। ये भी एक सोशल स्किल है कि बच्चे अपने दूसरों के इमोशन के साथ अपने आप को अटैच करने लगते हैं। इससे जो है उनके अंदर एम्पैथी डेवलप होती है और होना भी चाहिए। और इस तरह का अगर कुछ होता है, मिसाल अगर कोई बच्चा जख्मी रो रहा है या फिर उसकी कुछ चीज गुम हो गई है, तो वो दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करे वो भी हमें बच्चों को दिखाने की जरूरत है और सिखाने की जरूरत है। इसके बारे में मैडम ने बहुत अच्छा बताया कि जब वो इंजेक्शन से जब बच्चा डर जाता है या फिर उसके अंदर फोबिया बैठ जाता है तो उस तरह से कैसे डील करना है। फिर टेम्पर टेंट्रम के बारे में भी मदिया जी ने बहुत अच्छे से बताया है। जो शेयरिंग होता है प्ले में वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक बच्चा शेयर करके खेलता नहीं है अपने खिलौने, ठीक है ना, ये एक इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल सोशल स्किल होती है जो टॉय शेयरिंग की होती है। तो ये जब होता है तो देन ही विल बी अ सक्सेसफुल टीम प्लेयर। तो ये हमें यहाँ बच्चों में वो इनकलकेट करने की जरूरत होती है। जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो उन्हें स्कूल के प्रॉब्लम्स के बारे में ओपनली बात करना, जो मैडम ने कहा कि एक कम्युनिकेशन चैनल जो है वो ओपन रखनी चाहिए ताकि बच्चे हमारे अंदर कॉन्फाइड कर सकें और अपनी चीजें बताएं। मिसाल के तौर पर स्कूल में फलां फलां चीज हुई, फलां ने मुझे डराया, फलां ने मुझे सताया, फलां ने मेरे साथ ये किया, जो कुछ भी है, अगर हम छोटी छोटी बातें अगर उनकी आप नहीं सुनते हैं तो कल जाके वो बड़ी बड़ी बातें भी हमें नहीं बताएंगे। तो ये जो हमारा चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ओपन रखना है वो बहुत जरूरी होता है। फिर हमने बुल्ली की बात की और मदिया जी ने बहुत अच्छी तरह से उसे बताया है। और एक जो चीज होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि भाई बच्चे जब भी कोई प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं तो इमीडिएट सोल्यूशन देने के बजाय हमें उन्हें थोड़ा सोचने पर मजबूर करें कि भाई अगर ये राइट। प्रॉब्लम होती है तो तुम उसको कैसे डील करोगे।
ठीक है? तो उनको थोड़ा एक्सप्लोर करने दें, पॉसिबल कुछ आइडियाज़ आएँगे उनके माइंड में, उसमें से बेहतर कौन-सा आइडिया है वो सिलेक्ट करने दीजिए, फिर उसको वो आइडिया को इम्प्लीमेंट करने दीजिए, फिर जो है उसका रिज़ल्ट जो आएगा आप देखिए। तो इस तरह से जो है उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ज बताना जो है, वो भी हमारे अंदर एक हमारी एक इधर रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं बनती बस है। जी, इधर डॉक्टर शफीक आपने ये बहुत अच्छी स्लाइड बताई, क्योंकि ये अगर पेरेंट्स इसको एज अ पर्सनल लेवल पे, पेरेंटिंग लेवल पे मे बी सीरियसली नहीं नहीं समझेंगे कैसे होगा, बट अगर ये टेक्निक आप खुद अगर फैमिली बिजनेस से ना हो, आपने खुद कभी बिजनेस नहीं किया हो, लेकिन अगर एज अ पेरेंट अगर आपने ये टेक्निक अप्लाई की, तो कल जाके आपका बच्चा बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है, क्योंकि बिजनेस इज ऑल अबाउट कितने आइडियाज को आप अच्छी तरह से रिफाइन करके सोच पाते हैं। हर एक आइडिया को जितना डेप्थ में आप जाके एक्सप्लोर करेंगे, और ये पर्सनल लेवल से, जैसे डॉक्टर शफीक ने वो स्लाइड बताया, अगर आप उस लेवल पे कर रहे हैं, तो बच्चा कल जाके अपने प्रोफेशनल लेवल पे भी वही कामयाबी देखेगा और पर्सनल लेवल पे भी वही कामयाबी देखेगा। तो बहुत अच्छा आपने वो पीपीटी दिखाया, थैंक यू। जी। मदिया जी, जैसा मैंने कहा कि आपसे सीखने को तो बहुत कुछ है हमारे पास, मतलब देयर आर थैंक लॉट यू, ऑफ नहीं नहीं, क्वेश्चंस, बहुत शुक्रिया। लेकिन एक सेशन में सारी चीजें कवर करना मुश्किल होता है। बिल्कुल टाइम का भी हमें लिहाज रखना होता है। जी तो जी, यहाँ शुक्रिया। मैं ये कहना चाहूँगा दर्शकों को कि इवन अब अगर आप देखेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में भी अगर आप देखेंगे कि उन्होंने हमें हर चीज़ के बारे में सिखाया है, ठीक है? कि अपने घर वालों से कैसे बिहेव करना है, छोटे वालों से कैसे बिहेव करना है, बड़ों से कैसे करना है, अपने जो कंपेनियंस होते हैं उनसे कैसे बिहेव करना है, अपने नेबर्स कैसे होते हैं उनसे कैसे बिहेव करना है, अपने लाइक माइंड लोग होते हैं या अगर लाइक माइंड न भी हो तो उनसे कैसे हमें रिस्पेक्ट से हमें बात करना है, या फिर आपसे जो लोग मुखालिफत करते हैं या आपसे दुश्मनी करते हैं उनसे भी कैसे हमें रेस्पेक्टफुल कैसे डील करना है, ये हर चीज़ की डिटेल जो है उन्होंने हमें बताई है। तो ये एक सोशल स्किल है जो हमें सीरत से हमें मिलती है। तो मदिया जी, इंशाल्लाह फिर कभी हम किसी और मौके पर किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक से आपसे जज़ाकल्लाह। सीखने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और हम दर्शकों जज़ाकल्लाह, का भी थैंक शुक्रिया यू। अदा करते हैं कि उन्होंने अपने पेशेंट लिसनिंग से हमारी बातें सुनी। उम्मीद करते हैं कि उससे कुछ फ़ायदा हुआ हो। आप कमेंट में अपने सवालात या कमेंट्स लिख सकते हैं ताकि हम उसको अगले सेशन में कवर कर सकें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।